भाजपा मुख्यालय पर होगी बड़ी और अहम बैठक। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा मुख्यालय पर आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आज उस बैठक का आयोजन होना है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश पदाधिकारी लेंगे बैठक में हिस्सा। तो प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 2024 के चुनाव से पहले भाजपा मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होगी। इस दौरान 2024 के एजेंडे पर एक बार फिर से चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होना है, जहां संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए लगातार भाजपा कार्यालय पर बैठकों का दौर जारी है। 2024 के एजेंडे को लेकर चर्चा हो रही है। आज भी बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय पर होनी है, इसका एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव पे के तैयारी में लग जाती है। और क्योंकि 2024 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फाइनल चुनाव है, तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बैठकों का दौर जो है लगातार जारी। आज उसी कड़ी में एक बड़ी बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में बुलाई गई है। और ये बैठक जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश महामंत्री और धर्मपाल सिंह जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। और इस बैठक में जो प्रदेश के पदाधिकारी वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके साथ चर्चा की जाएगी। देखिए, एजेंडा सिर्फ एक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। जो 325 सीटों का लक्ष्य जो है वो बीजेपी पूरे देश में लेके चल रही है, तो वही लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लेके चल रही है, यानी कि 80 में से 80 सीटें जीतने का लेके चल रही है। और 22 करोड़ पिछली बार मिले थे वोट, इस बार 35 करोड़ वोट चाहती है बीजेपी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी चीजें करनी है आपको, तो आपको जनता के बीच फाइट बनानी पड़ेगी। और जनता के बीच फाइट बनानी तो आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उन्हीं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज। तो लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होनी है। आपको बता दें कि बैठक में कई प्रस्ताव पास होंगे। इस बैठक में कई अहम और बड़े प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक आज, जहां नगर निगम मुख्यालय पर आज कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें तमाम पार्षद भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। महापौर, नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई प्रस्ताव पास होंगे। इस बैठक में कई अहम और बड़े प्रस्ताव पास होंगे। नगर निगम मुख्यालय में आज ये बैठक होनी है। महापौर, नगर आयुक्त समेत जो पार्षद है वो भी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आज होनी है। आज कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी? देखिए, आज नगर निगम कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 20 दिसंबर को हुई थी, जिसमें चौराहों के नामकरण को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था और कई चौराहों के नाम को जो है हरी झंडी भी मिली थी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से प्रस्ताव आया था, जिस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। अब ये सप्ताह भर में ये दूसरी बैठक आज की जा रही है। इस बैठक में जो लोग शामिल होंगे उसमें सुषमा खरकवाल जो महापौर हैं वो उसमें शामिल होंगी, नगर आयुक्त शामिल होंगे, जितने अपर नगर आयुक्त तो वो शामिल होंगे। इस बैठक में जो बात की जा रही है वो साफ सफाई को लेकर के इस पर चर्चा होगी और जो प्रस्ताव आएंगे वो साफ सफाई को लेकर के सारी बातें इसमें मानी जा रही हैं। आपको बता दूं कि आज जो लखनऊ खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलला मंदिर से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। रामलला मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अयोध्या से है, जहां भिखारियों ने भी खोला खजाना। तो भिखारियों ने भी
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अपना खजाना खोला है। मंदिर के लिए भिखारियों ने भी धनराशि दी है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए भिखारियों ने भी धनराशि दी है। 4 लाख की धनराशि भिखारियों की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई है। और आपको बता दें कि 300 से ज्यादा भिखारियों ने यह धनराशि दी है, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख की धनराशि भिखारियों ने दी है। आरएसएस के समर्पण निधि अभियान में सभी भिखारियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद 4 लाख रुपए की एक बड़ी धनराशि भिखारियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी है। जिला कारागार में कैदी की हुई मौत। लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ जिला कारागार में कैदी की मौत हो चुकी है। जानकीपुरम का रहने वाला था कैदी विक्रांत त्रिपाठी, जिसकी मौत की खबर है। जिला कारागार में विक्रांत त्रिपाठी की मौत हुई थी। केजीएमयू में चल रहा था कैंसर का इलाज। केजीएमयू में चल रहा था कैंसर का इलाज। केजीएमयू में इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई है। तो इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई है। जानकीपुरम का रहने वाला बताया गया है मृतक कैदी। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई तेज। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय माहौल बनाएगी सरकार। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो सरकार है वो राममय माहौल बनाएगी। मंदिरों में रामायण, रामचरितमानस पाठ का आयोजन होगा। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने जिला महकमों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे माहौल को राममय किया जाए। मकर संक्रांति से आयोजन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 60,244 सिपाही भर्ती का मामला। 60,244 सिपाही भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां भर्ती के लिए आयु सीमा 3 साल बढ़ाई गई है। तो भर्ती के लिए जो आयु सीमा है उसको 3 साल बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर आयु सीमा बढ़ाई गई है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयु सीमा बढ़ाई गई है। 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। महिला अभ्यर्थी के लिए 28 साल होगी आयु सीमा। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 28 साल की आयु सीमा को निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 30 साल की गई। नए साल से बदलेगी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था। तो नए साल से शहर की साफ सफाई की व्यवस्था बदल जाएगी। राजधानी लखनऊ में आ रही है कई नई कंपनियां, जिससे साफ सफाई की व्यवस्थाएं बदली हुई लखनऊ में नजर आएंगी। शहर में कूड़ा प्रबंधन के लिए नई कंपनियां बनाई जाएंगी। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई की कंपनियां अब लखनऊ की सफाई करती हुई नजर आएंगी। और आपको बता दें कि नए साल से साफ सफाई की नई व्यवस्था लागू होगी। जोनल स्तर पर ये कंपनियां करेंगी साफ सफाई का काम। शहर की साफ सफाई का जिम्मा नई कंपनियां लेंगी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की समस्या से भी अब निजात मिलेगा। तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की समस्याओं से भी अब लखनऊ वासियों को निजात मिलेगा। इको ग्रीन कंपनी के जाने के बाद से चरमराई थी व्यवस्था, लेकिन अब व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की लगातार बात कही जा रही है। 2 दिन में सभी कंपनियों के नामों पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद से नए साल से शहर की साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी बदली हुई नजर आएंगी। लखनऊ में महिला ने नईम नामक युवक पर लगाया आरोप। तो महिला ने नईम नाम के युवक पर बड़े आरोप लगाए हैं। पीछा करने और अश्लील बातें करने का आरोप युवक पर लगाया गया है। आपको बताते चले कि पीछा करने और अश्लील बातें करने का आरोप युवक पर है, जहां पीड़िता ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। काकोरी थाना क्षेत्र स्थित प्यारेपुर का ये मामला बताया गया है, जहां महिला ने नईम नाम के युवक पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान महिला ने पीछा करने और अश्लील बातें किए जाने का भी नईम नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, महिला ने नईम नाम के युवक पर पीछा करने और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए काकोरी के प्यारेपुर गांव का ये पूरा मामला है, क्योंकि वहां पर एक जो महिला रहती है वो मदरसे में काम करती है। लेकिन जब वो काम करने जा रही होती है तो उसी दौरान उसका पीछा एक नईम नामक युवक उसी गांव का रहने वाला है, वो लगातार कर रहा था। और इसका जब वो विरोध कर रही थी तो उसका नंबर हासिल करके उससे अश्लील बातें करना और उसको जो है मिलने का जबरन दबाव बनाना, और अगर नहीं मिलने पर उसको जान से मारने की धमकी भी लगातार दी जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए महिला की, तो महिला ने पुलिस से कंप्लेन की है, तो पुलिस ने अभी इस मामले में किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई है और पुलिस से केवल इतना कहती हुई दिख रही है कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर आरोप मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और महिला लगातार अपनी जान माल की जो सुरक्षा की बात कर रही है वो भी लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है। लेकिन महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा के मामले में काकोरी पुलिस पूरी तरीके से लापरवाही बरतती हुई साफ नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी ओएसडी देवेंद्र प्रताप को गिरफ्तार किया गया। शिक्षकों के ट्रांसफर कराने के नाम पर करता था ठगी। मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर ट्रांसफर कराने के नाम पर युवक ठगी करता था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गौतमपल्ली थाने क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और ओएसडी बनकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, फर्जी ओएसडी देवेंद्र प्रताप राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पर ये युवक ठगी करता था। आखिर इस पूरे मामले का इनपुट पुलिस को कैसे मिला? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए जो फर्जी ओएसडी है, क्योंकि लगातार जो मामला बीच में चर्चा का विषय बना था कि वो फर्जी ओएसडी बनकर कॉल की जा रही है, कॉल करने के बाद जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातचीत की जा रही है, उनसे जो है पैसों को की डिमांड किया है, पैसा मिलने के बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस मामले का संज्ञान जब जो पीड़ित थे उन लोगों ने अधिकारियों को दिया था, तो अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जांच पड़ताल भी शुरू की थी। और जो नंबर मिला था उस नंबर की कॉल डिटेल निकालने के साथ साथ सर्विलांस की जो टीम है वो इस मामले पर लगी हुई थी और उसी कड़ी में ये सफलता मिली। और जो ओएसडी देवेंद्र प्रताप राजभर है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको गिरफ्तार करने के बाद जो इसकी कड़ियां हैं वो खंगाली जा रही है कि आखिर इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो शिकायतें आती थी उन शिकायतों के आधार पर इसको नंबर कैसे प्राप्त होता था और नंबर मिलने के बाद वो कैसे इन लोगों से संपर्क करता था, जो भी पैसा आता था वो बंदरबाट कितने लोगों में चलता था। फिलहाल अभी इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करने का दावा किया जा रहा है और देवेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार हिंदू संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का लखनऊ में पुतला फूका गया है। कई बार हिंदू धर्म को लेकर वो विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों में भयंकर आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूका गया। दारुल सपा गेट पर फूका गया स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूक कर लोगों ने विरोध जताया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ। अब हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया है और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूका गया। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया है, इस दौरान सभी हिंदुवादी संगठनों ने क्या मांग की है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर के लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान देते सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और अभी जो कन्नौज की बात की जाए, कन्नौज में भी उन्होंने हिंदू धर्म को एक अपमानित करते हुए जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर के जो बात की जाए लोगों में काफी आक्रोश। और इस मामले को लेकर के जो डिंपल यादव की बात की जाए, उन्होंने भी इस बयान को लेकर के कहा था ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, ना कि ये पार्टी का बयान है। और उस बयान के बाद से जो हिंदू धर्म है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। और जिसको देखते हुए अगर बात की जाए, मंगलवार की देर शाम को दारुल सपा के गेट पर उनका पुतला भी दहन किया गया है। और पुतला दहन करने के साथ साथ जो नारेबाजी की गई, उस दौरान साफ तौर से आक्रोश देखने को मिला। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनको जो है पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी उनको जो है एक नोटिस जारी कर चुके हैं। और अगर इस तरह के बयानबाजी आती है तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात कही गई है। ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, तो लखनऊ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और सावधानी बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। तो सावधानी बरतने के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, सांस के मरीजों को चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि
राजधानी में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। आलमबाग, निशादगंज, जानकीपुरम इलाके में कोरोना के मरीजों की पुष्टि की गई है और अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नए वेरिएंट JN1 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मरीज लखनऊ में मिले हैं। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 नए मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में कोरोना के। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कितना सक्रिय नजर आ रहा है? देखिए, चिंता का विषय है ये, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का केस लगातार बढ़ रहा है और लखनऊ की अगर लखनऊ के इलाके हैं जहां पर कोविड के पेशेंट पाए गए हैं, अगर मैं आपको बात करूं तो आलमबाग इलाके में और निशादगंज और जानकीपुरम, इन तीनों इलाकों में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जो नया वेरिएंट कोरोना का है वो कहीं ना कहीं JN1 जो है वो उसको लेकर के पूरे देश में अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि जिस तरीके की बात सामने आ रही है, इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी और सांस के मरीजों के लिए काफी एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है ये। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि लोग अभी भी मास्क का प्रयोग करें और जो सांस के मरीज हैं वो कम से कम इस ठंड के मौसम में निकलें और जिनको खांसी, जुकाम, बुखार हो वो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।